नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ आपके सहयोग से। आज दोस्तों हम लोग जैसा कि जान रहे हैं आप लोग यूपीपी कांस्टेबल के लिए जो स्पीड टेस्ट चल रहे हैं उन्हीं का डिस्कशन लेकर के मैथ पार्ट का आए हैं। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी विलम्ब के हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन को। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 998 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचते हैं। मतलब वह संख्या जिससे भाग देना है किसको, 989 को और 1327 को। ठीक, इसको भाग देने पर शेष बचता है आपका 5 और इसको भाग देने पर शेष बचता है 7। ठीक है, अगर ये 7 शेष कब बचता है भाई, जैसे हम मान लें किसी संख्या को, जैसे हम कहें 16 को हम 5 से भाग लगाएं। ठीक है, 16 को 5 से भाग लगाएं, 3 बार गया 15, बचा कितना, 1 शेष आया, है ना। अब अगर हम इस 1 को 16 से माइनस कर देते हैं, इस शेष को संख्या से माइनस कर देते हैं, 16 से 1 माइनस करो तो कितना आएगा, 15। मतलब कि अब जो 15 आया ये 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। 5 से 3 बार में 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी संख्या को विभाजित करने पर जो शेष बचता है उस शेष को संख्या से माइनस कर दिया जाए। तो इसको माइनस करेंगे तो 984 बचेगा और इसको माइनस करेंगे तो 1320 बचेगा। ठीक, अब ये वो संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों वो संख्याएं हैं जो उस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तुरंत एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कह रहा है बड़ी से बड़ी हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, जिससे ये दोनों दी गई संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है दोस्तों, वो वही हो सकती है जो इनका HCF हो। यानी कि हमें निकालना है 1320 और 984 का 984 का HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग को अक्सर एग्जाम में वो तरीका याद आता है जो हमने बचपन से सीखा है। बचपन से क्या सीखा दोस्तों, इनके आप कर दो बड़ी वाली संख्या को छोटी संख्या से भाग लगा लो। ठीक है, तो इससे भाग लगाएंगे, एक बार में जाएगा 984 आएगा, बचा कितना, यहाँ 10 में 4 गया 6, यहाँ 11 में 8 गया 3 और यहाँ 12 में 3, बचा 336। अब 336 से फिर से इस 984 को भाग लगाएंगे। ठीक, 2 बार में जाएगा तो 2 बार में जाएगा तो कितना होगा, 672। अब कितना बचा, 2 बचा और इधर 1 बचा और इधर 3, 312। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, 312 को फिर से 312 को भाग लगाना है। कहाँ लगा दूं, चलो इधर ही लगाते हैं, मिटा देते हैं। तीन सौ बारह से भाग लगा देंगे किसको, 336 को। फिर आपका एक बार में जाएगा 312 बचा। ठीक, शेष कितना बचा, 24। 24 से 312 को भाग लगाएंगे, 24 से करना 24। ठीक, बचा कितना, 11 में 5 गया 7 और ये 72, 24 तिया 72। यानी कि अब फाइनली ये भाग का प्रोसेस तब तक चलाते चलना है जब तक लास्ट में शेषफल शून्य ना हो जाए। अब देखा अंतिम शेषफल हमारा शून्य हो गया, तो उस केस में जो अंतिम भाजक था वो क्या था, 24।
यानी कि अब जो हमारा उत्तर होगा इस सवाल का वो क्या होगा, सवाल क्या था भाई, देखो ये था, ठीक। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 से इन संख्याओं को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष रहते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है हमारा, देखिए बड़ा दिन बाद आए, इसके फीचर्स भूल गए भाई। चलिए, कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है, ठीक। कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। यदि ए कुल राशि का 3/16 और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, यदि सी को 81 रुपए प्राप्त हुए, ठीक है, तो आपको बताना है बी को कितने प्राप्त हुए। कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, एक ऐसा जैसे ए को बता रहा है मिल रहा है कितना, 1/3/16 भाग, ठीक। बी को कितना मिल रहा है भाई, बी को आप कहोगे मिल रहा है 1/4 भाग। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या माननी है जिसका 3/16 और 1/4 सुचारू रूप से हम निकाल सकें। तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, जो 16 और 4 से कट जाए वही हो सकती है। हमने मान लिया 16। अगर ये 16 संख्या थी तो 16 कैंसिल हो गया, बचा 3। और अगर 16 थी, इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आया, ठीक। तो सी को कितना मिला होगा, टोटल 16 संख्या थी, इसमें से हमने 3 और 4 ए और बी को दे दिया, तो बचा कितना, 4 3 7 9, 9 बचा। यानी कि अगर संख्या 16 थी तो सी को कितना मिलेगा, 9। और अगर सी को 9 मिल रहा है सी को 9 मिल रहा है यहाँ पर, तो वास्तव में कितना मिल रहा है दोस्तों, सी को कह रहे हो 81 मिल रहा है। तो 9 बराबर 81, 1 बराबर बता देना 9, 1 बराबर 9। तो अब पूछा किसका है, तो बी को प्राप्त राशि। बी को यहाँ पे कितना मिल रहा है भाई, 4। बी को कितना मिल रहा है, 4। तो 4 बराबर बताना, तो कितना होगा, 9 गुणे 4 यानी 36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका 36 होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला सवाल क्या हो सकता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर वे में सब दिखाई दे रहा होगा, आवाज सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए इसने कहा कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध, दूसरी में 45 लीटर दूध है, ठीक है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके, सीधा सीधा यही है 75 और 45। एक ऐसी संख्या जो बड़ी से बड़ी हो, माप सकने का मतलब है कि कंप्लीटली मापे, ऐसा ना हो कि हम 10-10 लीटर नापना शुरू करें तो यहाँ 40 लीटर तक नाप ले गए, यहाँ पे 40 लीटर तक नाप ले गए और 5 लीटर बच गया। यहाँ नापना शुरू करें 10-10 से तो 70 लीटर नाप लिए और 5 लीटर बच गया। तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि कुछ बच भी जाए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमें चाहिए इनका HCF, वही एक ऐसी संख्या है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है या पूरी तरह से माप सकती है और वो बड़ी से बड़ी होगी, ठीक है। तो इनका HCF ऐसे ही देख लो भाई, एक तो अभी भाग विधि से आपको बताया था, 45 से भाग लगा दो, 45 से भाग लगाओ कितना आएगा भाई, एक बार जाएगा 45 बचा 30। अब 30 से 45 को भाग लगा दो, एक बार जाएगा 30 आया, बचा कितना 15। 15 से 30 को भाग लगा दो, दो बार गया 30, शेषफल 0, अंतिम भाजक 15, यानी कि आपका उत्तर 15 हो जाएगा, ठीक। एक तो ये तरीका था। दूसरा बता दे रहे हैं आपको HCF निकालने का, अभी बहुत सारे तरीके बताएंगे हम, ठीक है। दूसरा HCF निकालने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए अगर हम कहें इनके फैक्टर करने को, ठीक, तो एक तो 15 गुणे 5 कर सकते हैं और एक कर सकते हैं 15 गुणे 3, ठीक। अब देखिए 5 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, एक सिंगल एक कॉमन फैक्टर निकल करके आया हमारा कितना 15, दोनों जीवे, तो यही 15 आपका HCF हो गया, ठीक है। या आप कह सकते हो कि किसी संख्या को रेशियो में बदल दो, ठीक है। जैसे इसी को दूसरे और तरीके से देखा जाए,
ठीक है। दूसरे तरीके से देखा जाए तो कहा जाए कि इनको रेशियो में बदलो भाई। तो रेशियो में बदलने के लिए हम क्या करें, 15 से काट दें, 15 पचे 75, 15 तिया 45, ये परफेक्ट रेशियो बन गया। रेशियो में बांटने के लिए क्या किया, बनाने के लिए क्या किया, 15 से डिवाइड किया तो 15 ही आपका HCF हो गया और इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपका 15 ही रहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए भाई, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, यदि 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ जाए। इसका मतलब जो भी व्यक्ति थे उन्होंने 10 दिन तक एटलीस्ट भोजन किया। बताइए भाई, किया कि नहीं? अगर 10 दिन तक उन्होंने भोजन किया तो इसका मतलब है कि 50 दिनों का भोजन था, 10 दिन तक कर लिया तो बचे कितने दिन, 40 दिन। यानी कि अगर वो X व्यक्ति मान लेते हैं, टोटल व्यक्ति X थे जो कि उस बचे हुए भोजन को 40 दिन में कर सकते थे। ठीक, तो अब कह रहा है कि 500 व्यक्ति और आ गए तो x प्लस 500, अगर पहले x थे तो अब कितने हो गए, x प्लस 500 हो गए। अब यही व्यक्ति बचे हुए भोजन को 35 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों बराबर, ये आपका आता है, आप लोग को याद होगा, एक हमने पढ़ा है M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 और W1। ठीक, इसी से M1 मतलब पहली कंडीशन का आदमी, D1 पहली कंडीशन के दिन, T1 पहली कंडीशन में प्रतिदिन किया गया कार्य और W2 मतलब उधर का वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क क्या है, भोजन खत्म करना, और दोनों साइड हमने बचा हुआ भोजन कर लिया तो ये बराबर हो गया, इसको खत्म कर लिया। टाइम व्यक्तिगत दिया नहीं है तो आपको बचा क्या, आदमी और दिन, उनको रख लिया। ठीक, तो ये आ जाएगा 40x बराबर 35x प्लस 500 गुणे 35। इसको गुणा नहीं करते हम लोग, चाहे तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 40 में 35 माइनस हो जाएगा, 5x बराबर आपको दिया है 500 गुणे 35। ठीक, तो x बराबर क्या होगा, आप कहोगे 500 गुणे 35 बटे 5, 5 से इसको काटा 100 बार में तो आपका उत्तर आ गया 3500। यानी प्रारंभ में आदमियों की जो संख्या थी वो क्या थी, 3500 थी। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट के थ्रू बता भी सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये कह रहा है निम्न में से, ये सवाल है आपका, कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो अब ये संख्याएं सारी दी है रूट में। ठीक है, कोई बात नहीं, इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली, इन संख्याओं को अंडर रूट 2 की अगर बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 बटे 3 को लिख सकते हैं 3 की घात 1 बटे 3, क्योंकि क्यूब रूट 3 है। 4 रूट 5 है यानी 5 की पावर 1/4, ये सबको पता होगा। 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी रूट वैल्यू, या यहीं पे देख लो, अभी बताएंगे यहाँ पे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक, अगर इनकी रूट वैल्यू सब जगह बराबर हो जाए, यानी कि सभी संख्याओं का बराबर बराबर रूट निकालना हो, तो हम कहेंगे कि जो संख्या बड़ी, जैसे लिखा जाए कि 12 रूट 4 और यहाँ लिखा जाए 12 रूट 5, तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 का 12 रूट निकालना है, 5 का 12 रूट निकालना है। तो अब इसमें बड़ा कौन है, 5, यानी कि 5 का ही वैल्यू ज्यादा आएगा और इसका वैल्यू कम आएगा। ऐसा कर सकते हैं, बोलिए भाई, कर सकते कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग क्या करें, इनकी रूट वैल्यू बराबर करें। रूट वैल्यू का मतलब है कि इनकी पावर में जो लिखा है उसमें जो नीचे में लिखा है, ठीक है, इनकी पावर में जो नीचे में लिखा है इसको बराबर कर ले। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 3 4 और 3 है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होता है, 12। सब जगह 12 करना है भाई। यहाँ पर इसको 12 करने के लिए क्या करें, 6 से ऊपर नीचे गुणा, इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा और इसको 4 से ऊपर नीचे गुणा। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 रूट 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 रूट 12।
इसको क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 रूट 12, ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 रूट 12। तो देखिए रूट की वैल्यू सब में बराबर। अब अंदर की संख्या जो बड़ी होगी वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो अंदर में 2 की पावर 6 मतलब कितना हो गया 64, ठीक, 3 पावर 4 मतलब कितना हो गया 81, 5 पावर 3 कितना हो गया 125 और 2 की पावर 4 कितना हो गया, तो आप कहोगे 16, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, यानी कि ये वाला जो फ्रैक्शन था ये वाला, ये आपका सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है, सॉरी वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 125 का 12 रूट निकालना है, बाकी सब कमी है, तो ये बड़ी है, तो यही सबसे बड़ा इसमें से नंबर होगा, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बेहतरीन सवाल है, ये तो आप लोग को करना चाहिए। देखिए दिया है 1 की घात 3, 2 की घात 3, ठीक, डैश 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 10 की घात 3 बराबर इतना दिया है। तो आपको बताना है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000, ठीक है। यहाँ से हम क्या करें, इन सब में से इनको इस फॉर्म में बना लें। इस फॉर्म में बनाने के लिए भाई क्या करना है, 1 लाना है, यहाँ 1 लाने के लिए 4 से भाग होना है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, तो ये आया 1, और ये कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और ये प्लस ये यहाँ पर डैश डैश करके था, डैश डैश करके प्लस डैश 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 डैश, ये 1000, ठीक है भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 10 की घात 3 लिख सकते हैं कि नहीं। और इसकी पूरे की वैल्यू हमको दी है कितनी, तो 4 गुणे 3025, ठीक, 3 जो के 12 और 1 12100 उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है, का गुणा कर लेंगे तो ये आंसर। बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ होता नहीं है, बस याद रखिएगा इसको हल करने का भी मत बैठ जाना, हल करने लगे तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। इसको बस जो फ्रेम यहाँ पर दिया है उसी फ्रेम में इसको कन्वर्ट करना, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका मासा इतना है, यदि एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या, देखिए इसमें कुछ नहीं होता है, आप लोगों को पता होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एक संख्या दी है आपको कितनी 1920, नहीं 1920 नहीं दी है भाई, आपको दिया है इनमें से एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है। एक संख्या दी है 128, दूसरी x मान लो, बराबर दिया है 1920 और गुणे 16, ठीक। तो x बराबर क्या होगा 1920 गुणे 16 बटे 128, ठीक, 16 8 128, 8 से काटो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 240, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 240, ठीक है। आइए चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर क्या कहता है, अगला सवाल, देखिए ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है, ठीक, एक ही दर पर उधार दिया, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ठीक है। देखिए इसने 5000 रुपए दिए हैं 8% से 2 वर्ष के लिए और 3000 रुपए दिए हैं 8% से 3 साल, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि यहाँ पर ब्याज की दर और समय दोनों समान हो, ठीक है,
तो इन पे अलग अलग ब्याज निकालने की जरूरत नहीं होती। इनको एक साथ कैलकुलेट करके अगर ब्याज निकाल लिया जाए तो भी आपका उतना ही ब्याज आता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें कि हमने 5,000 रुपए 5% से 2 साल के लिए और 6,000 रुपए भी 5% से 2 साल के लिए ले लिए, ये 5 है। ठीक, तो आप देखोगे यहाँ से 10% निकालना होगा, इसका 10% कितना होगा तो आप कहोगे 500, यहाँ से भी 10% निकालना होगा तो आप कहोगे 600। ठीक, तो टोटल अगर हम कहें कि 11,000 रुपए पे इन दोनों को हमने सम कर लिया। ठीक, 11,000 रुपए पे 5% से 2 साल में 10% निकालें तो कितना आएगा 1100। इनको जोड़ो तो देखो 1100 ही आता। मतलब कि अगर ब्याज की दर और समय समान है तो इन पे अलग अलग ब्याज निकाल करके जोड़ा जाए, चाहे एक साथ ब्याज निकाल करके जोड़ लिया जाए, हमारे कुल ब्याज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब क्या करें हम लोग, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका समय तो दर तो समान है बट समय नहीं समान है। समय समान करने के लिए आप इधर 2 से भाग लगा लो, इधर 2 से गुणा, और इधर 3 से भाग लगा लो, इधर 3 से गुणा। मतलब कि अगर दर को आधा करके मूलधन को दोगुना कर दिया जाए तो हमारे टोटल ब्याज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, ये याद रखिएगा आप लोग। इसी तरह से दर को बटे 3 करके, समय को बटे 3 करके और मूलधन को गुणे 3 कर दिया जाए तो भी ब्याज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब देखो यहाँ से फाइनली ये 10,000 हो गया और ये 9,000, टोटल कितना हो गया 19,000। यानी कि जो आपको, सॉरी भाई ये 4 वर्ष के लिए था। ठीक है, ये जो 3 था ये आपका 4 था तो बटे 4 करना है तो इधर भी गुणे 4 करेंगे। ठीक है, ये 4 था। ठीक है, तो 4 3 12, 12 10 22। ठीक है, तो आपको जो ब्याज मिला है वो 22,000 पे मिला है। ठीक, तो अब ये 2200 रुपए का ब्याज एक साथ मिल गया, कहाँ से 2200 से। देख लो आप 2200 का कितना परसेंट है, गुणे 100 लगा। ठीक है, 2 0 2 0 खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ये आ गया 10%। यानी आपकी जो दर होगी वो 10%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बहुत आसान सवाल है और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेशन है यूपीपी कांस्टेबल के लिए, जिस पे हम लोग निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर आपसे रूबरू होते रहें और ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहे। डेली एक कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट आपको जरूर मिलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझाने का तरीका, बातें समझ आ रही हैं तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और हम आगे बढ़ सकें और मनोबल बढ़ता रहे, जिससे कि हम आपके साथ बराबर मिलते रहें। ठीक है, अब कह रहे हैं सी की आय ए की आय से 20% अधिक, सी की आय बी की आय से, सी जो है अधिक है, किससे अधिक है, बी से अधिक है। यानी कि अगर बी पता होता कि इतना है तो सी पता चल जाता, और बी नहीं पता तो हमने मान लिया 100, तो सी कितना होगा 120। ठीक है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी कि जो बी है वो ए से अधिक है, यानी ए अगर 100 होगा तो ये कितना होगा 125। एक दो तरीका ये है कि इनको रेशियो में कन्वर्ट करके हल करना कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको देखेंगे तो ये क्या आएगा 6:5, और इसको करेंगे तो 25 पंजे 25 चौके हो गया बराबर। यानी कि अगर ये 6 होगा तो ये 5 होगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी ये ए से अधिक है कितना 2, कहाँ से 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो आप कहोगे भाई 50% अधिक। एक तो ये था तरीका। दूसरा तरीका एक और है इसको करने का, जिससे कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसको मिटा दो फिर मैं बताऊँ। देखिए दूसरा तरीका क्या है,
जैसे कह रहा है कि C अधिक है B से और B अधिक है A से, यानी A को अगर 100 माना, इससे 25 अधिक है B तो 125 हो जाएगा, ठीक, 25%। अब C अधिक है इससे 20%, किसका 20%? 125 का 20%, 125 का 20% निकालेंगे भाई, 25 आएगा, यानी 25 इसी में जोड़ देंगे तो ये 150 हो जाएगा। इससे कितना अधिक है? 50% अधिक, ठीक। तो इससे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग 10 सवालों का एक, 10 नहीं बल्कि कल हम लोग 20 सवालों की एक श्रृंखला लेकर के आएंगे, जो अलग अलग चैप्टर से होंगे और जिन पे हम लोग विशेष तौर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब आपका सहयोग हमें पूर्णतया प्राप्त हो, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।